नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चैनल पर। भारती जी ने बहू पीहू की बेटी की तरह सेवा की। यह उनकी सेवा का ही फल था कि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ पीहू धीरे धीरे ठीक होने लगी और भारती जी के करीब आने लगी। यहाँ तक कि उसने अपने अतीत के काले पन्नों को भी उनके सामने खोल कर रख दिया था। मंजरी ताई ने जैसे ही बताया कि पीहू छत पर रेलिंग पकड़े खड़ी है तो घर में हलचल सी मच गई। अरे, वह छत पर कैसे चली गई? उसे तीसरे माले पर किसने जाने दिया? भारती जी घबरा उठी। उसे बच्चा होने वाला है, ऐसी हालत में उसे छत पर नहीं जाना चाहिए। नील चाय का कप छोड़कर तुरंत सीढ़ियों की तरफ दौड़ा और पीहू को सहारा देकर नीचे ले आया। फिर कमरे में ले जाकर उसे बिस्तर पर लिटा दिया। पीहू अब भी न जाने कहाँ खोई थी, न जाने किस सोच में डूबी हुई थी। पीहू का जीवन एक सपना जैसा ही बना हुआ था। खाना बनाती तो पराठा तवे पर जलता रहता, सब्जी छोंकती तो उसे ढकना भूल जाती, कपड़े प्रेस करती तो उन्हें जला देती। पीहू जब बहू के रूप में घर आई थी तो परिवार व बाहर के लोग उसकी खूबसूरती देखकर मुग्ध हो उठे थे। उसके गोरे चेहरे पर जो लावण्य था, किसी की नजरें हटती ही नहीं थी। कोई उसकी नासिका को देखता तो कोई उसकी बड़ी बड़ी आंखों को, किसी को उसकी दांतों की पंक्ति आकर्षक लगती तो किसी को उसका लंबा कद और सुडौल काया। सांवला साधारण शक्ल सूरत का नील पीहू के सामने बोना नजर आता। भारती जी गर्व से कहती, वर्षों खोजने पर यह हूर की परी मिल पाई है। दहेज ना मिला तो ना सही, पर बहू तो ऐसी मिली है जिसके आगे इंद्र की अप्सरा भी पानी भरने लगे। घर के लोगों के सामने पीहू के जीवन का दूसरा पहलू भी उजागर होने लगा था। उसका न किसी से बोलना, न हंसना, न कहीं जाने का उत्साह दिखाना और न ही किसी प्रकार की कोई इच्छा या अनिच्छा। बहू, तुमने आज स्नान क्यों नहीं किया? उल्टे कपड़े पहन लिए, बिस्तर की चादर की सलवटें भी ठीक नहीं की, जूठे गिलास मेज पर पड़े हैं। भारती जी को टोकना पड़ता। फिर पीहू की उल्टी सीधी विचित्र हरकतें देखकर घर के सभी लोग टोकने लगे, पर पीहू न जाने कहाँ खोई रहती, न सुनती न समझती, न किसी के टोकने का बुरा मानती। एक दिन पीहू ने प्रेस करते समय नील की नई शर्ट जला डाली तो वह क्रोध से भड़क उठा। माँ, यह पगली तुमने मेरे गले में बांध दी है। इसे न कुछ समझ है न कुछ करना आता है। उसी दिन सभी ने पीहू को खूब डांटा, पर वह पत्थर बनी रही। भारती जी दुखी होकर बोली, पीहू, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? घर का काम करना नहीं आता तो सीखने का प्रयास करो। मंजरी से पूछो, मुझसे पूछो, पर जब तुम बोलोगी नहीं तो हम तुम्हें कैसे समझा पाएंगे? एक दिन पीहू ने अपनी साड़ी के आंचल में आग लगा ली तो घर के लोग उसके रसोई में जाने से भी डरने लगे। पीहू, आग कैसे लगी थी? माँ जी, मैं आंचल से पकड़कर कढ़ाई उतार रही थी। कढ़ाई उतारने के लिए संडासी थी, तौलिया था, इनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? भारती जी क्रोध से भर उठी। जानती हो तुम कितनी बड़ी गलती कर रही थी। इसका दुष्परिणाम सोचा है क्या? तुम्हारी साड़ी अगर आग पकड़ लेती तब तुम जल जाती और तुम्हारी इस गलती की सजा हम सबको भोगनी पड़ती। नील पीहू को मनोचिकित्सक को दिखाने ले गया तो पता लगा कि पीहू डिप्रेशन की शिकार थी। उसे यह बीमारी कई साल पुरानी थी। डिप्रेशन, ये क्या बला है? भारती जी के गले से यह बात नहीं उतर पा रही थी कि अगर पीहू मानसिक रोगी है तो उसने एमए तक पढ़ाई कैसे कर ली, ब्यूटिशियन का कोर्स कैसे कर लिया? हो सकता है पीहू पढ़ाई पूरी करने के बाद डिप्रेशन की शिकार बनी हो। नील ने फ़ोन करके अपने सास ससुर से जानकारी हासिल करनी चाही तो उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर कर दी। भारती जी परेशान हो उठी। लड़की वाले साफ साफ तो कुछ बताते नहीं कि उनकी बेटी को कौन सी बीमारी है, और कुछ हो जाए तो सारा दोष
लड़के वालों के सिर पर मढ़कर अपने आप को साफ बचा लेते हैं। माँ, इस पागल के साथ जीवन गुजारने से तो अच्छा है कि मैं इसे तलाक दे दूं। नील ने अपने मन की बात जाहिर कर दी। घर के दूसरे लोगों ने नील का समर्थन किया। घर में पीहू को हमेशा के लिए मायके भेजने की बातें अभी चल ही रही थी कि एक दिन उसे जोरों से उल्टियां शुरू हो गई। डॉक्टर के यहाँ ले जाने पर पता चला कि वह माँ बनने वाली है। यह पागल हमेशा को गले से बंध जाए, इससे तो अच्छा है कि इसका अबॉर्शन करा दिया जाए। नील आक्रोश से उबल रहा था। भारती जी का विरोध घर के लोगों की तेज आवाज में दब कर रह गया। नील पीहू को डॉक्टर के यहाँ ले गया, पर अबॉर्शन नहीं हो पाया क्योंकि समय अधिक गुजर चुका था। घर में सिर्फ भारती जी ही खुश थी। सबसे कह रही थी, बच्चा हो जाने के बाद पीहू का डिप्रेशन अपने आप दूर हो जाएगा। मैं अपनी बहू को बेटी के समान प्यार दूंगी। पीहू ने मेरी बेटी की कमी दूर कर दी है। बहू के रूप में मुझे बेटी मिली है। अब भारती जी सभी प्रकार से पीहू का ध्यान रख रही थी। पीहू की सभी प्रकार की चिकित्सा भी चल रही थी, लेकिन पीहू वैसी की वैसी ही थी। नींद की गोलियों के प्रभाव से वह घंटों तक सोई रहती, परंतु उसके क्रियाकलाप पहले जैसे ही थे। अगर बच्चे पर भी माँ का असर पड़ गया तो क्या होगा? नील का मन संशय से भर उठा। तू क्यों उल्टी सीधी बातें बोलता रहता है? भारती जी बेटे को समझाती। क्या तुझे अपने खून पर विश्वास नहीं? क्या तेरा बेटा पागल हो सकता है? माँ, मैं कैसे भूल जाऊं कि पीहू मानसिक रोगी है। भारती जी अपने हाथों से फल काटकर पीहू को खिलाती, जूस पिलाती, दवाएं पिलाती, उसके पास बैठकर स्नेह दिखाती। बेटा, जरूर इसके दिल में कोई सदमा लगा हो। वक्त का मरहम इसके जख्म भर देगा। देख लेना, यह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो करो ना ठीक। व्यंग्य कसता। आखिर कब तक ठीक होगी है? कुछ मियाद भी तो होगी। तू देखता रह, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। पहले घर में बच्चे के रूप में खुशियां तो आने दे। भारती जी का विश्वास कम नहीं होता था। पूरे घर में एक भारती जी ही ऐसी थी जो पीहू के पक्ष में थी। बाकी लोग तो पीहू के नाम से ही बिदकने लगे थे। प्यार से तो पत्थर भी पिघल जाता है। फिर पीहू तो ठहरी छुई मुई सी लड़की। माँ जी, आप मेरे लिए इतना सब क्यों कर रही है? एक दिन पत्थर के ढेर से पानी का स्रोत फूटा। पीहू को सामान्य ढंग से बातें करते देख भारती जी खुश हो उठी। बहू, तुम मुझसे खुलकर बात करो। मैं यही तो चाहती हूँ। पीहू उठकर बैठ गई। मैं अपनी जिम्मेदारियाँ ठीक से नहीं निभा पा रही हूँ। तुम माँ बनने वाली हो। ऐसी हालत में कोई भी औरत काम नहीं करती। सभी को आराम चाहिए। फिर मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे बच्चे को नहलाऊंगी, मालिश करूँगी, उसके लिए छोटे छोटे कपड़े सीलूँगी। पीहू अपने पेट पर पलते नवजात शिशु की हलचल को महसूस कर सपनों में खो जाती और कभी भारती जी से बच्चे के बारे में तरह तरह के प्रश्न पूछती रहती। पीहू ठीक हो रही है, देखो, मैं कहती थी ना। भारती जी उत्साह से भरी सबसे कहती रहती। नील भी अब कुछ राहत महसूस कर रहा था और पीहू के पास बैठकर प्यार जताता रहता। एक शाम नील पीहू के लिए जामुन खरीद कर लाया तो भारती जी का ध्यान जामुन वाले कागज के लिफाफे की तरफ आकर्षित हुआ। देखो, इस कागज पर बनी तस्वीर पीहू से कितनी मिलती जुलती है। नील के अलावा घर के अन्य लोग भी उस तस्वीर की तरफ आकर्षित हुए। हाँ, सचमुच यह तो दूसरी पीहू लग रही है, जैसे पीहू की ही जुड़वा बहन हो। क्यों पीहू, तुम भी तो कुछ बोलो। पीहू का चेहरा उदास हो उठा। उसकी आंखें डबडबा आई। हाँ, यह मेरी ही तस्वीर है। तुम्हारी? घर के लोग आश्चर्य से भर उठे। मैंने कुछ समय मॉडलिंग की थी। पैसा और शौक पूरा करने के लिए यह काम मुझे बुरा नहीं लगा था, पर आप लोग मेरी इस गलती को माफ़ कर देना। तुमने मॉडलिंग की, पर मॉडल बनना तो आसान नहीं। मैं अपने कॉलेज के ब्यूटी कॉन्टेस्ट में प्रथम चुनी गई थी। फिर क्या? भारती जी ने उसका
उत्साह बढ़ाया। बहू, तुम ब्यूटी क्वीन चुनी गई। यह बात तो हम सबके लिए गर्व की है, ना कि छिपाने की। फिर इस कंपनी वालों ने खुद ही मुझसे संपर्क करके मुझे अपनी वस्तुओं के विज्ञापन में लिया था। इतना बताने के बाद पीहू हिचकियाँ भरकर रोने लगी। काफ़ी देर बाद वह शांत हुई तो बोली, मुझे एक फिल्म में सह अभिनेत्री की भूमिका भी मिली थी, पर मेरे पिताजी व ताऊजी को यह सब पसंद नहीं आया। अब पीहू की बिगड़ी मानसिकता का रहस्य भारती जी के सामने आने लगा था। पीहू ने बताया कि उसके रूढ़िवादी घर वालों ने न सिर्फ उसे घर में बंद रखा, बल्कि कई बार उसे मारा पीटा भी गया और उसके फ़ोन सुनने पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। भारती जी के मन में पीहू के प्रति वात्सल्य उमड़ पड़ा था। पीहू के मॉडलिंग की बात खुल जाने से उसके मन का बोझ हल्का हो गया था। वह बोली, माँ जी, मुझे डर था कि आप लोग यह सब कुछ जानकर मुझे गलत समझने लगेंगे। ऐसा क्यों सोचा तुमने? लोग मॉडलिंग के पेशे को अच्छी नज़र से नहीं देखते और ऐसी लड़की को चरित्रहीन समझने लगते हैं। फिर उस लड़की का नाम कई पुरुषों के साथ जोड़ दिया जाता है। मेरे साथ भी यही हुआ था। बेटी, सभी लोग एक जैसे नहीं होते। आजकल तुम खुश रहा करो। खुश रहोगी तो तुम्हारा बच्चा भी खूबसूरत व निरोग पैदा होगा। भारती जी का स्नेह पाकर पीहू अपने को धन्य समझ रही थी। आज के समय में माँ की तरह ध्यान रखने वाली सास भी है, वरना उसे तो सास के बारे में कुछ और ही सुन रखा था। नियत समय पर पीहू ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया तो घर में खुशियों की शहनाई गूंज उठी। पीहू बेटे की किलकारियों में खो गई। पूरे दिन बच्चे के इतने काम थे कि उसके अलावा और कुछ सोचने की उसे फुर्सत ही नहीं थी। एक दिन भारती जी की इस बात ने घर में विस्फोट जैसा वातावरण बना दिया कि पीहू धारावाहिक में काम करेगी। मनीष मेरी सहेली के पति हैं और वह एक पारिवारिक धारावाहिक बना रहे हैं। उन्होंने पीहू को कई बार देखा है। मेरे सामने प्रस्ताव रखा कि आदर्श बहू की भूमिका वह पीहू को देना चाहते हैं। माँ, तुम ये क्या कह रही हो? पीहू को धारावाहिक में काम दिलवाओगी? वह कहावत भूल गई क्या? औरत को खूंटे से बांध कर रखना चाहिए। एक बार औरत के कदम घर से बाहर निकल जाए तो घर में लौटना कठिन रहता है। नील आक्रोश से उबल रहा था। भारती जी भी क्रोध से भर उठी। क्या मैं औरत नहीं हूँ? पति के मरने के बाद मैंने घर के बाहर जाकर सैकड़ों जिम्मेदारियां पूरी की है। माँ बनकर तुम्हें जन्म दिया और बाप बनकर पाला है। सैकड़ों कष्ट झेले, पैसा कमाने को छोटी छोटी नौकरियां की, कठिन परिश्रम किया, तो क्या मैंने अपने घर उजाड़ लिया? पुरुष तो सभी जगहों पर होते हैं। मंजरी ताई भी तो दफ्तर में नौकरी कर रही है। क्या उसने अपना घर उजाड़ लिया? फिर पीहू के बारे में ही ऐसा क्यों सोचा जा रहा है? अगर तुम पीहू को खूंटे से ही बांधना चाहते हो तो पहले मुझे बांधो, मंजरी को बांधो। पीहू का यही दोष है ना कि वह सामान्य से कुछ अधिक ही खूबसूरत है, पर यह उसका दोष नहीं। अरे कोई खूबसूरत चीज़ है तो लोगों की नज़रें उस तरफ उठेंगी ही। भारती जी के तर्कों के आगे सभी की जुबान पर ताले लग गए थे। पीहू भारती जी की गोद में मुंह छिपा कर रो रही थी। फिर अपने आंसुओं को पोंछ कर बोली, माँ, तुम सचमुच मेरे लिए मेरा आदर्श ही नहीं बल्कि माँ भी हो। एक दिन जब पीहू का धारावाहिक टेलीविज़न पर प्रसारित हुआ तो उसके अभिनय की सभी ने तारीफ की और बधाइयाँ मिलने लगी। पीहू उत्तर देती, बधाई की पात्र तो मेरी सास है। उन्हीं ने मुझे डिप्रेशन से मुक्ति दिलाई और एक नया सम्मान से भरा जीवन दिया। भारती जी सिर्फ मुस्कुरा कर रह जाती। बहू हो या बेटी, दोनों ही एक है। दोनों के प्रति एक ही प्रकार से फ़र्ज निभाना चाहिए। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी आपको? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।